हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से गेस किया। ये अंटिल वी मीट अगेन, जो कि एक थाई बीएल सीरीज़ है, उस स्टोरी से मैंने इसे जोड़ा है। बट ये बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं है। वहाँ से बस मैंने आइडिया लिया है ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की और मैं नई नई भी हूँ, तो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने वहाँ से बस थोड़ा बहुत क्लू लिया ताकि मुझे एक थीम मिल सके, और उसी थीम पे ये स्टोरी है। बट अंटिल वी मीट अगेन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। एंड आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू। और यार गाइस, अपने लाइक्स और कमेंट्स थोड़े बढ़ा दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए हम आज के अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़का अपने रूम का डोर ओपन करता है और उसके सामने एक और लड़का, जिसने बिल्कुल ऑरेंज कपड़े पहने हुए थे, वो खड़ा हुआ था। वो कहता है, वांग जी, तुम अभी तक सो रहे थे? अरे ये क्या हुआ, तुम्हें इतना पसीना, इतना स्वेट कैसे हो गया? क्या तुमने फिर से वो बुरा सपना देखा? तब वांग जी अपने सामने खड़े हुए इंसान से कहता है, मैंग्याओ ब्रदर, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैंग्याओ वांग जी से कहता है, मैं इतनी सुबह, तुमने टाइम देखा है? 10 बज चुके हैं वांग जी, और तुम भूल गए हम लोगों को आज चोंगचिंग जाना है, पार्टी अटेंड करने। तुम सच में भूल गए ना? वांग जी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, गगा, सॉरी, मैं भूल गया था, सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। मेंग्याओ कहता है, अब तुम जाओ, जल्दी से रेडी होकर आओ, शिचैन ने नहीं, हम सब के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा है, जल्दी करो, तुम्हारे मॉम डैड भी वहाँ पर आ गए हैं और हम लोग ही लेट हैं। हमें वहाँ पर दोपहर तक पहुँच जाना है, वरना जानते हो ना अंकल आंटी कितना गुस्सा करेंगे। वांग जी कहता है, हाँ गग, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आया। वांग जी शावर लेने चला जाता है। अब हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन शिचैन, जो कि वांग जी के बड़े भाई थे, वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। मंग्याओ नीचे आकर किचन में जाता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर अपने होने वाले हस्बैंड को देखने लगता है, जो बड़े प्यार से किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। मंग्याओ पीछे से जाकर लैन शिचान को हक करते हुए कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे एक बात बताओ, तुम आखिर रेमन के साथ मैजिक क्या करते हो? इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है? मैं भी तो कई बार बनाता हूँ, पर बिल्कुल भी खुशबू ऐसी नहीं आती। लैन चंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, सीक्रेट है मेरे, बहुत सारे मैजिकल टच रेमन को देने पड़ते हैं, तब जाकर रेमन में ऐसी खुशबू आती है। मेंग्याओ गुस्से में शिचैन की पीठ पर एक पंच मारता है और कहता है, झूठे, बताती नहीं हो ना मुझे? देखना, शादी के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे पता करके रहूँगा कि आखिर तुम क्या डालते हो इसमें। दोनों भी हंसते मुस्कुराते सारे ब्रेकफास्ट को टेबल पर सर्व करते हैं। तब तक वांग जी रेडी होकर आ गया था। वांग जी अपने सर को बार बार दबा रहा था, तो शिचैन उसके सामने उसकी मेडिसिन और पानी रखते हैं। वांग जी, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आता। इतना ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा और तुम खुद एक डॉक्टर बनने वाले हो, फिर भी तुम्हारे साथ ये सब होता क्यों रहता है? वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे नहीं पता, ये सपने, ये अजीबोगरीब सपने हमेशा से मेरा पीछा करते आए हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ना, ये सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और रहा सवाल इन मेडिसिन का ब्रदर, मैं कितनी ज़्यादा दवाइयाँ लूँगा? आप जानते हैं ना, दवाइयाँ ले लेकर तो मैं और भी ज़्यादा पागल हो जाऊँगा, और मेरी हेल्थ के लिए इतनी सारी मेडिसिन लेना भी ठीक नहीं है। मैं भी तो डॉक्टर बनने वाला हूँ। मैंने बहुत बार अपना चेकअप किया है, अपना ब्रेन चेकअप भी किया है, और मुझे नहीं पता मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। शिचैन और मेंग्याओ वांग जी को देख रहे थे। मेंग्याओ पूछता है, वांग जी ये बताओ, आखिर तुम्हारे ये सपने शुरू कब से हुए, और इन सपनों में तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है?
वांग जी बताना शुरू करता है, ब्रदर मेंग्याओ, ये सपने तो मैंने तब से देखना स्टार्ट किए हैं जब से मैं 15 साल का हुआ हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी गलियाँ नज़र आती हैं, सड़कों पर घूमते हुए दो लड़के नज़र आते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक लड़का जिसने खुद को गन से शूट कर लिया और उसके साथ एक और कोई है जिसकी गोद में वो बैठा हुआ है, फिर वो रो रहा है, चीख रहा है। ऐसे बहुत सारे किस्से, हर बार अलग अलग सपना आता है मुझे। मैं आपको क्या क्या बताऊं ब्रदर, मुझे पता नहीं मुझे ये सब क्यों सपनों में आता है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस सपनों से। और जब वो सपना रिपीट होता है जिसमें वो लड़का खुद को गोली मार रहा है, मुझे वो सपना देखने के बाद पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे दिल में। और ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, कोई है जिसका मुझे इंतज़ार है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता ब्रदर। वांग जी की आंखों से फिर से 2 आंसू निकल गए थे। यही सब वांग जी के साथ बहुत सालों से होता आ रहा था। वांग जी के ब्रदर खुद एक डॉक्टर थे, उनका खुद का हॉस्पिटल था और वांग जी खुद भी डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रहा था, मगर उन्हें मेडिकल फील्ड में इस चीज़ का कहीं कोई इलाज नहीं मिला। वांग जी को कोई बीमारी नहीं थी, न वांग जी के साथ बचपन में कोई हादसा हुआ था, पर फिर भी वांग जी के हमेशा ही इन बुरे सपनों की वजह से वांग जी को कभी कभी तो फीवर हो जाया करता था। और वांग जी जो किसी चीज़ से नहीं डरता था, मरने मारने तक से नहीं डरता था, उसे अचानक से आने वाली तेज़ साउंड से डर लगता था। बिजली के कड़कने से, बारिश का होना और छोटी मोटी पटाखों की जैसी आवाज़ों से भी वांग जी को डर लगता था। वांग जी कभी भी अपने इस डर को किसी को बताता नहीं था, बस उसके ब्रदर जानते थे कि उसे डर लगता है। डर क्या लगता, उसके सर में बहुत तेज़ पेन होता था और उस पेन के साथ साथ उसे कुछ फ्लैशबैक नज़र आते थे। चीज़ें उसे ठीक से दिखाई नहीं देती थी, मगर जो भी उसे दिखता था उसे कुछ ना कुछ तो उसे महसूस हुआ करता था। बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब सब लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था। शिचैन 2 बड़े बड़े लगेज कार के डिग्गी में रखते हैं और वांग जी भी एक लगेज लेकर नीचे आता है। अपने लगेज को कार में रखकर वो भी बैठ जाता है। अब मैंग्या और शिचैन आगे बैठे हुए थे, तो वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, मैं पीछे नहीं बैठने वाला। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं पीछे अकेला बैठूं? तो मैंग्याओ कहता है, ठीक है, अगर तुम बोर हो रहे हो तो मैं पीछे आकर बैठ जाता हूँ, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, हम दोनों मिलके बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। तो वांग जी कहता है, हाँ ये ठीक है, आप पीछे आ जाइए, मैं आपके साथ बहुत बातें करूँगा। वैसे भी आप जल्दी मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हैं, तो फिर तो हम एक दूसरे को जानना पहचानना चाहिए। मैंग्याओ हंसता है और वांग जी के शोल्डर पर धीरे से हिट करते हुए कहता, तुम भी ना वांग जी, तुम मुझे जानते नहीं हो। पिछले 4 साल से मैं और शिचैन डेट कर रहे हैं, 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं और तुम अभी भी मुझे जानने पहचानने की बातें कर रहे हो। मैंग्याओ वांग जी का कान पकड़ता है और उसके कान को धीरे से मोड़ देता है और वांग जी पूरे ड्रामेटिक वे में कहता है, आ गगा, देखिए आपकी होने वाली वाइफी मुझे कितना टॉर्चर कर रही है। शिचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस करो तुम दोनों पीछे बैठकर मज़े करोगे और तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों का ड्राइवर हूँ? मैं गाड़ी नहीं चलाने वाला हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसे बोलिए ना कि आप मैंग्याओ ब्रदर के बगैर बिल्कुल भी कार में नहीं बैठना चाहते हैं। आप पीछे आ जाइए, गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा। वांग जी जैसे ही आगे ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता है, शिचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सच में अब तुम अपने ब्रदर के साथ ट्रिक्स करने लगे हो। वांग जी कहता है, मैंने क्या ट्रिक किया? तुमने जानबूझकर ये टॉपिक छेड़ा ना, ताकि मैं और मैंग्याओ पीछे बैठ सकें और तुम ड्राइव कर सको। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, आप तो मेरी ट्रिक में फंस गए, अब फंस गए हैं तो बैठे रहिए। वैसे भी ये कितना बुरा लगेगा,
दो लवर्स एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं और मैं उनके बीच में कबाब में हड्डी, तो आप लोगों का मैं बन जाता हूँ। और विलेज पहुँचने के बाद आप लोग मुझे सैलरी दे दीजिएगा 25,000। इतने में तो लैंड चैन वांगजी के सर पर हल्के से हाथ से मारते और कहते हैं, तुम्हें तो मैं जब। वांगजी हंसता है और कहता है, अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि ये कार नहीं एरोप्लेन बनने वाली है और मैं इसे उड़ाने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मेंग्याओ हंस रहा था। अब लैंड चैन और मेंग्याओ एक दूसरे के साथ बातें करने में बिजी हो गए थे। दोनों भी सफ़र का मज़ा ले रहे थे और वांगजी कार में बढ़िया बढ़िया रोमांटिक गाने प्ले कर रहा था। इस काम में तो वांगजी बहुत एक्सपर्ट था, पता नहीं क्यों, मगर सिंगल होते हुए भी वांगजी को डेटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। हर चीज़ जो डेटिंग रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट होती है वो सब वांगजी को पता थी। कभी कभी तो लैंड चैन कहते थे, एक बात बताओ, क्या तुम सच में सिंगल हो वांगजी, या तुमने हम सबसे छुपा कर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखा हुआ है? और वांगजी मुस्कुराकर अपने ब्रदर को चीप दिखाकर वहाँ से भाग जाया करता था। मेंग्याओ को भी हमेशा से ये डाउट था कि वांगजी का ज़रूर कोई तो रिलेशनशिप है, लेकिन वांगजी बताना नहीं चाहता। पर सच बताएं तो हमारे वांगजी अभी तक सिंगल ही था। अब वांगजी किस किस को क्या क्या समझाए कि उसे ये एक्सपीरियंस आया कहाँ से। वांगजी बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसका IQ लेवल आम बच्चों से डिफरेंट था और ये बात उसकी फैमिली में भी सबको पता थी। लैंड चैन जो अपना हॉस्पिटल चलाते थे, खुद एक डॉक्टर थे, वो अपने ब्रदर के अचानक से डॉक्टरी में आए इंटरेस्ट को देखकर शॉक्ड हो गए थे जब उनके ब्रदर ने अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लिए थे और वो भी डॉक्टर की स्टडी करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी के अंदर कोई और पर्सन एंटर कर गया हो। पहले वांगजी को बिज़नेस का ज़्यादा शौक था और वो बिज़नेस करना चाहता था, बट अचानक से ही उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया और एक दिन अचानक से वांगजी ने अपनी फैमिली में सबसे कहा वो भी डॉक्टर बनेगा और अपने ब्रदर के साथ हॉस्पिटल ही चलाएगा। सबके लिए बात शॉकिंग तो थी, लेकिन सब लोग खुश थे कि वांगजी को अब सच में पता है कि वो क्या करना चाहता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीजिंग के एयरपोर्ट पे थाईलैंड से अभी अभी एक फ़्लाइट लैंड हुई थी। उस फ्लाइट से 4 लोग बाहर निकले थे, एक लड़की, उसका हस्बैंड और उसके 2 बच्चे। एक बेटा जो बहुत ज़्यादा नॉटी, शरारती और शैतान था, वहीं उनका दूसरा बेटा जो सबसे छोटा, सबसे लाडला था और उसमें एक कमी थी, वो चल फिर नहीं पाता था। एक अच्छी फैमिली से होने के बाद भी बचपन से ही उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता था। वो हमेशा ही व्हीलचेयर पर बैठा रहता था। थाईलैंड के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते थे। डॉक्टर्स का कहना था उसमें किसी तरह की कमी नहीं है, ना ही उसे कोई बीमारी है और ना ही उसकी बोन्स वीक है। वो शायद किसी ट्रॉमा की वजह से चल फिर नहीं पा रहा है। बीइंग अपनी बॉडी से पूरी तरह से हेल्दी है और उसके पैर भी बिल्कुल ठीक है, पर शायद किसी ट्रॉमा की वजह से वो चल नहीं पा रहा। विंग की मदर मैडम यू और उसके फादर जियांग फैंगम्यान विंग को लेकर वर्ल्ड के बहुत से एक्सपेंसिव डॉक्टर से मिल चुके थे और उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, मगर विंग पर जैसे किसी ट्रीटमेंट का कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। इस वक्त जियांग फैमिली चाइना आई हुई थी। उनकी बड़ी बेटी यानली की शादी जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन जिशुआन के साथ तय हो रही थी और वो उन्हीं की एंगेजमेंट के लिए इस वक्त चाइना वापस आए थे। उन्हें रिसीव करने के लिए जिन फैमिली से खुद जिन जिशुआन और जिन गोंगशान आए थे। जिन और जियांग्स दोनों ही काफ़ी अच्छे बिजनेस पार्टनर्स थे और दोनों की ही बिजनेस कंपनी काफ़ी अच्छी चलती थी। वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उसके बाद कार में बैठकर वहाँ से चोंगचिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जियांग यानली और जिन जिशुआन की एंगेजमेंट होने वाली थी। जियांग यानली और जिंग जिशुआन एक दूसरे को कार के मिरर्स के थ्रू देख रहे थे। मतलब
जिन जिशुआन यानली को कार के रियर व्यू मिरर में देख रहा था और यानली मुस्कुरा रही थी। उनके साथ उनका छोटा भाई वीइंग भी था, जो चल फिर नहीं पाता था। यानली को अपने भाई से, और सिर्फ यानली ही नहीं, जियान फैमिली में सबको अपने छोटे बेटे वी वुशान से बहुत। अब सब लोग चोंगजिंग के उस होटल में पहुंच गए थे जहां ये पार्टी होने वाली थी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में वांग जी और वीइंग की फर्स्ट मीटिंग होने वाली है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अब समझ में आ गया होगा ये फ़ैन फिक्शन अंटिल वी मीट अगेन से बहुत डिफरेंट है। बस इसमें कुछ चीज़ें अंटिल वी मीट अगेन से मिलती हुई हैं। सो आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।